गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज होना ये सबके साथ होता है और कोई फर्क नहीं है इसमें कि एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार से राजस्थान में 40-45% जो एमएलए हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से 20-25% के खिलाफ गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज हैं। ये वैसे तो अनुसंधान का तरीका ये है जी, लेकिन हमारा भारत देश उल्टा चलता है। तरीका तो ये है कि एफआईआर दर्ज होगी, चाहे वो मर्डर की हो चाहे कैसी भी हो जी, उस एफआईआर में अनुसंधान तो करोगे ना। अब जाके थाना कर नहीं सकता, जैसे ही एमएलए एमपी का नाम आएगा वैसे ही उसको तुरंत डायरी काट करके लेटर लगा के एसपी के माध्यम से सीआईडी को भेजनी पड़ेगी कि ये काम इन्होंने कोई राजनीतिक दबाव के चलते या किसी की इच्छा की पूर्ति करते हुए ये किए हैं। और फिर अगर ये उन दस्तावेजों को नहीं रखते तो इनसे ज्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। योगी जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और पीके टाइम्स में हम जोशी जी से चर्चा करेंगे राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर। एक दिन पहले पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर, राजस्थान के शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जिस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है उनको लेकर और भी अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जोशी जी, मैं जानना चाहूँगा और दर्शक भी इस बात को जानना चाहते हैं कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ शिव विधानसभा और शिव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, छोटू सिंह रावणा ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, क्या उस मुकदमे में रविंद्र सिंह भाटी की गिरफ्तारी हो सकती है? उन्हें जेल होगी या बेल? देखिए नीरज जी, बीएनएस जी और पब्लिक जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उससे ये लोग गवर्न होते हैं जी। गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज होना ये सबके साथ होता है और कोई फर्क नहीं है इसमें कि एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी जी जी। सिर्फ इतना सा है कि गंभीर प्रकृति के मुकदमे भी हैं, कई ऐसे मुकदमे जो साधारण प्रकृति के हैं, जन आंदोलन से संबंधित भी कुछ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो निजी भी होते हैं, जो राजनीति से प्रेरित भी होते हैं लेकिन ईर्ष्यावश होते हैं जी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मुकदमे होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि कानून तो सबके साथ समान है, लेकिन उसके साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार जिनको ये प्रिविलेज दिया गया है कि अगर विधानसभा और लोकसभा चल रही है जी और उसके बीच में अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो उसकी सूचना लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष को देनी पड़ती है, ये आवश्यक है। लेकिन उसके अलावा अगर मान लीजिए कभी साधारण कंडीशन में इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है जहां उनको गिरफ्तार करना पड़ता है, वहाँ वो गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई कानून से कोई रुकावट नहीं है। तो कानूनन मतलब कोई रुकावट नहीं है? नहीं, कोई रुकावट नहीं। और जिस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है वो कानून की धाराएं तय करेगी कि उनके ऊपर किस तरह का मुकदमा है, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब जैसे आपको बताऊं जी, एमपी हैं हमारे, उसमें से 43% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें से 20-25 एमपीएस हैं जिनके खिलाफ गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में 40-45% जो एमएलए हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से 20-25% के खिलाफ गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज हैं। और नेताओं के खिलाफ तो जो आए दिन होते हैं, प्रतिद्वंदिता के कारण भी होते हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण भी मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो राजनीति के अनुसार या पब्लिक डिमांड के अनुसार जो मुकदमे होते हैं ऐसे, उन मुकदमों को जाते तो सारे सीआईडी में जी, ये स्टेट का अपना आदेश है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो, ये स्टेट ने इसको अलग बना रखा है जी। एसीबी स्टेट ने अलग बना रखा है क्योंकि उसका कानून अलग है जी। इसी तरह से जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके अंतर्गत उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसकी जो जांच है, जो एमपी और एमएलए की जांच है, वो सीआईडी करेगी और सीआईडी उसकी जांच करती है। लेकिन उसमें यह है
कि अगर 7 साल से कम की सजा के अंदर है वो MP MLA, तो उसके बारे में विड्रॉ किया जा सकता है, मुकदमों को विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन 7 साल से ऊपर की अगर अपराध है तो उसमें परिवादी की स्वीकृति आवश्यक है, तब वो जो मुकदमे हैं वो विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो क्या CIDCB पहले इस मामले की जांच करेगी या मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, उसी के आधार पर सीधा जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार कर सकती है? नहीं, पहले देखिए, बिल्कुल दूसरे मुकदमों में भी देखिए, वैसे तो अनुसंधान का तरीका ये है जी, लेकिन हमारा भारत देश उल्टा चलता है। तरीका तो ये है कि FIR दर्ज होगी, चाहे वो मर्डर की हो चाहे कैसी भी हो, जी, उस FIR में अनुसंधान तो करोगे ना आप जाके। लूट हो गई, अनुसंधान तो करोगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, दबाव समझ लीजिए, जो पुरानी परंपराएं देख लीजिए, उनको देखते हुए क्या सबसे पहले मुलजिम गिरफ्तार करते हैं, अनुसंधान बाद में और होता है। अनुसंधान बाद में करते हैं। तो ये उल्टा हिसाब है। जबकि होना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करिए। इन्वेस्टिगेशन में जब अपराध साबित होता है तो फिर आप उसको नोटिस दीजिए 41 का कि आपके खिलाफ ये साबित होता है, आप इसका जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना पड़ता है। लेकिन जब गिरफ्तार करते हैं तो भी उसको बताना पड़ता है गिरफ्तारी के समय कि आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, इस केस में किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। तो इस मामले में भी जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस मामले में भी पहले CIDCB अनुसंधान करेगी। अनुसंधान के बाद जब ये मामला साबित होता हुआ नजर आएगा तभी गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल, उससे पहले नहीं। तो ये ये इनको प्रावधान भी है, अग्रिम जमानत भी लगा सकते हैं। ये वो सारे प्रोसीजर पूरे हैं, जैसे एक साधारण नागरिक को हैं वही अधिकार इनको हैं। मतलब सीधा सीधा गिरफ्तारी का कोई वो नहीं, कोई औचित्य। ये जरूर है कि ऐसा प्रकरण जो सड़क के ऊपर हो रहा हो, ऐसा जिसमें बिना रोके वो अपराध नहीं कर मान रहे हों, उसमें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के मामलों में जिस अनुसंधान तरह में FIR दर्ज हुई है उस तरह के में बिना इन्वेस्टिगेशन के, और साधारण पुलिस कर नहीं सकती, थाना कर नहीं सकता। जैसे ही MLA MP का नाम आएगा वैसे ही उसको तुरंत डायरी काट करके लेटर लगा के SP के माध्यम से CIDCB को भेजनी पड़ेगी, और वहाँ जो एडिशनल SP है या जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। योगेंद्र जी, चलो ये तो बात हुई रविंद्र भाटी जी वाली या दूसरे जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आए दिन इस तरह के मुकदमे भी दर्ज होते रहते हैं और कई बार राजनीतिक आधार पर भी उनके ऊपर इस तरह के मामले आते रहते हैं। तो इसमें जब तक अनुसंधान नहीं होगा तब तक CIDCB रविंद्र सिंह भाटी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पहले अनुसंधान होगा और अनुसंधान में यदि आरोप साबित हो जाता है तो उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है सुबोध अग्रवाल जी को लेकर। सुबोध अग्रवाल जी को आज कोर्ट में पेश किया गया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैंने तो सरेंडर किया है, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि ACB ये दावा कर रही थी कि हम गिरफ्तार करके लाए। तो ये क्या खेल लग रहा है आपको? देखिए नीरज जी, अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को यही दुख होता है, मैंने पुलिस में नौकरी भी की है। सत्यता को स्वीकार करने में बिगड़ता क्या है जी। अगर मान लीजिए उनके वकील ने ईमेल दिया है SOG को और इसको, तो उस ईमेल का वर्णन करते हुए अगर आपने यहाँ से दिल्ली किसी को भेज दिया, वहाँ से वो गिरफ्तार कर लाए, तो बहुत बड़ा अपराध थोड़ी हो गया है। हाँ, तो इसमें आपकी कोई इंसल्ट थोड़ी हो गई है। अगर हो सकता आप गिरफ्तार करते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो अब झेप पिटाने से काम नहीं चलता। अब तो यह स्वीकार कर लिया जाए। जब वकील कह रहा है कि मैंने ईमेल किया उनको कि साहब ये यहाँ पर हैं, आप आ जाएं, गिरफ्तार करके ले जाएं, और वो ये कह रहे हैं साहब मैं तो स्वेच्छा से अनुसंधान में सहयोग करने के लिए आया हूँ। तो इस तरह की बातों में नहीं, आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि वो स्वेच्छा से यहाँ पर सहयोग करने के लिए आए हैं, जबकि ACB के DIG बोल रहे थे, कल ADG बोल रहे थे कि इनको गिरफ्तार किया गया है। और वो आज भी उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि मैंने खुद ने सहयोग किया, सहयोग के लिए आया हूँ और मेरे पे कोई ऐसा मामला बनता नहीं है। वकील कह रहे हैं कि मामला पुराना था और इस मामले में पहले भी गिरफ्तारी हुई है, तो न तो हमें नोटिस दिया गया कि किस मामले में गिरफ्तारी की जा रही है, तो ये फिर गिरफ्तारी क्यों बताकर वाहवाही लूटना चाह रही है ACB? देखिए ऐसा है कि पुलिस हो चाहे जो भी संस्था हो जो इन्वेस्टिगेशन करती है, चाहे CBI हो NIA हो, जिस राजनीतिक दल का सरकार होती है उस राजनीतिक दल की बात मानना उनके लिए बाध्यकारी है। ये कहना
कि साहब NIA, CBI ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, पुलिस स्वतंत्र संस्था है। मैं कहता हूं, मुझे हंसी आती है कई बार जब कई नेता इस तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, उनकी नियुक्ति आप करते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग आप करते हो, प्रमोशन आप करते हो, फिर वो स्वतंत्र कहाँ से हो गए? नॉमिनेट आप करते हो, DG आप लगाते हो, CBI का डायरेक्टर आप लगाते हो, NIA के डायरेक्टर आप लगाते हो, आप उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा ये तय तक होम मिनिस्टर के यहाँ से होता है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे कहीं का हो। तो ये इस तरह की बातें करना कि साहब हमने स्वतंत्र रूप से पुलिस स्वतंत्र है, वो मर्जी पड़े जैसा करे, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं दबाव में काम होता है। देखिए, जहां पर राजनीति होती है वहां पर दबाव 100% काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में क्या होता है अब आप बताइए। केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया ED ने, चार्ज ही नहीं लगाया मजिस्ट्रेट ने, वो चार्ज से ही फ्री कर दिया, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। आप देखिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था कैसी है। ठीक बात कि जिस केस में चार्ज ही लगाने से मजिस्ट्रेट ने, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही जमानत नहीं दी। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो कानून लागू हैं, हमारे देश में जो कानून चल रहे हैं, इन कानूनों में जो परिवर्तन किया गया है इसमें माइंड अप्लाई नहीं किया गया है। बिना माइंड अप्लाई किए गए कानून में परिवर्तन किए गए हैं। आज हमारे देश की स्थिति देखिए, कल देख रहा था मैं, आज एक अखबार में था, एक बच्ची के जो मोटरसाइकिल पे जा रही है, पीछे से लड़के आए और उसकी बनियान को ऊंचा करके उसको उसके हाथ लगाया। ये क्या है? मानसिकता नहीं, ये क्या है? ये कानून है ना। तो इस कानून में पता क्या है, इसमें 5 साल तक की सजा, 10 साल तक की सजा है कि आपने उसको वो किया। लेकिन एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है, ऐसे निर्णय आए हैं जिनको बोलना शर्म आती है कि हम ऐसे निर्णय हमने सुने। तो आप बताइए, बदमाशों के तो हाव बढ़ेंगे, बदमाश इस तरह की हरकतें करेंगे जैसी हरकतें जयपुर में कल हुई है। तो कानून जो है ये है अपराधियों को सहयोग करने वाला कानून। मैं ठोक के कहता हूं कि हमारे देश के जो कानून है ये अपराधियों को सहयोग करने वाले कानून है, परिवादियों को सहयोग करने वाले कानून नहीं है। इसके अंदर इनका ये कहना है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराधी बंद नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं उस निरपराधी को बचाने के चक्कर में, उसके चक्कर में आप 99% जो है अपराधियों को छोड़ रहे हैं, उनके लिए गली दे रहे हैं। आप परिवादी को क्या करते हैं? सरकारी वकील दे रहे हैं। अरे भाई, सरकारी वकील से वो परिवादी कैसे लड़ेगा? उसके पास उसको भी नया वकील करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले निर्णय किया है कि आप प्राइवेट वकील कर सकते हो, लेकिन फिर भी सरकारी वकील हर कागज पर एंडोर्स करेगा। लेकिन आपको लगता नहीं जोशी जी, इस तरह के जो मामले, छेड़छाड़ के मामले, कल जयपुर में एक हादसा हुआ, एक वृद्धा घर के बाहर बैठी है और कुचल दिया, बताया उसको कुचला जा रहा है, जबकि वो वीडियो में साफ दिख रहा है उसकी हत्या की गई एक तरह से। तो लेकिन कानूनन हत्या का उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। नहीं होगा ना। अगर मान लीजिए, देखिए, एक्सीडेंट और हत्या ये दिख जाती है साहब, हाँ, वीडियो में साफ दिख रहा है, उसको मारा दिख रहा है सामने, तो ये उस SHO को चाहिए कि वो अपने जमीन को न बेचे और उस वीडियो को देखते हुए, उस ड्राइवर की जो एक्टिविटी को देखते हुए मुकदमा दर्ज करे। लेकिन क्या होता है कि जैसे इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, वैसे हमारे देश के अंदर आपको पता है, आप कोई FIR दर्ज कराने जाते हैं, पहले ढूंढते हैं भाई किससे कहलाऊं। थाने में कोई डायरेक्ट FIR दर्ज करने नहीं जाता है। ये सब फालतू की बातें हैं कि साहब हमने फ्री रजिस्ट्रेशन कर रखा, फलाना ढिमाका। आज अगर आपका पेन भी खो जाए तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किसी से सिफारिश करानी पड़ती है कि साहब वो इंचार्ज साहब जानते हैं कि आपको। हालात तो हमारे देश के कानून के ऐसे हैं, लेकिन क्या है, जो ऑनलाइन होने लगी FIR, तो ऑनलाइन FIR साइबर अपराधों में होने लगी है। हर अपराध में ऑनलाइन हो जाएगी जब, तो कहना ही क्या है। लेकिन ऑनलाइन किस में की है इन्होंने? ऐसे अपराधों में जैसे पेटी ऑफेंसेज है, आपका मोबाइल गुम गया, आपकी कोई ऐसी चीज गुम गई, साइबर अपराध से संबंधित है। आप 302 की FIR ऑनलाइन नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा। तो क्या है कि जब फ्री रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ये ऑनलाइन कर देंगे, तो बहुत सारे उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए अफसर चाहिए। अच्छा, हमारे तो राजनेता उसमें लगे पड़े हैं कि हमारे समय में अपराध कम हो गए। ये JJM घोटाले को लेकर जिस तरह पहले गिरफ्तारियां हुई और अधिकांश 10 में से ज़्यादातर लोग बाहर, उनको जमानत मिल चुकी है,
आपको क्या लगता है सुबोध अग्रवाल जी के साथ क्या संभावनाएं लग रही है कि जिस तरह जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक तो वो फ्री हैंड समझ रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी थे और आईएएस अधिकारी रहते हुए इस तरह के टेंडर दिए गए। देखिए, जो टेंडर प्रक्रिया हुई है ये एक लंबी प्रक्रिया है जी, छोटी तो है नहीं। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे 140 एईएन एक्सईएन इंजीनियर शामिल थे। उनमें से 20 अधिकारियों के खिलाफ 17 ए की परमिशन दी सरकार ने। 20 में से 10 गिरफ्तार कर लिए और उसके अंदर एक दो ऐसे हैं जो राजनीति से संबंधित लोग थे, जिनके रिश्तेदार थे, उनका नाम उसमें लिया ही नहीं। एक एमएलए है जिसका कोई भाई है, वो भी उसके अंदर उप सचिव था, आरएस अधिकारी है। तो पिक एंड चूज की कार्रवाई चल रही है। ये चल रही है कि शय और मात का खेल है। अब चूंकि उनकी सरकार से अब ये दूसरी सरकार आई है तो ये शय और मात का खेल खेलती रहेगी। लेकिन ये जो प्रक्रिया चली है सुबोध अग्रवाल की, इसके अंदर अगर इनके पास इनके हाथ से या इनकी इंटेंशन से इस प्रकार की कार्रवाई हुई है तो ये दोषी माने जाएंगे जी। और अगर इससे पहले कोई कार्रवाई ऐसी की गई है जिसके अंदर इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें दूसरे बड़े अफसर भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये कब हो? ये जब ट्रायल हो, क्योंकि ट्रायल के बिना वो अनुसंधान में वो दस्तावेज आएंगे ही नहीं। ठीक बात। अब ये क्या चीज लेके आए हैं, ये क्या पेश करेंगे? देखिए, होना तो ये चाहिए कि आईएएस है, अब इनके पास उन फाइलों की नकलें भी होनी चाहिए, उन फाइलों की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। लेकिन अगर इनके पास सब कुछ है तो ये मुश्किल से 2-4 दिन 5 दिन ये वहां रहेंगे और इनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन जोशी जी, सबसे बड़ा सवाल होता है जब आप पद पर बैठे होते हो तो आपके पास ऐसी हजारों फाइलें आती है और कई बार अधिकारी उनको साइन भी करता है, तो हर चीज़ का प्रूफ संभाल के कोई अधिकारी बड़ा रखता हो, ऐसा संभव लगता है क्या आपको? देखिए जी, नीरज जी, हमने तो नौकरी की है। हमको अगर किसी एमएलए एमपी ने धमकाया है तो रपट रोजनामचे में तुरंत दर्ज करते थे और उस रपट नकल की कॉपी हमारे पास रखते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कभी इस तरह की चीज़ छोड़ दी हो जिसमें हमें यह आभास होता हो। अगर मान लो इनको ये पता है कि लोहे के पाइपों के टेंडर हुए हैं, प्लास्टिक के पाइप लगाए जा रहे हैं, उनको ज़मीन में 2 फुट अंदर होना चाहिए था, 5 फुट अंदर होना चाहिए था, 6 इंच पे लगा दिए गए हैं। ऐसे पाइप जो हरियाणा या और स्टेट के अंदर रिजेक्टेड थे, वहाँ पड़े हुए थे फालतू, उन पाइपों को उन्होंने बेच दिया, यहाँ वाले ठेकेदारों ने खरीद लिया और उन पाइपों को लगा दिया है। अगर इनको ये जानकारी है कि ये काम इन्होंने कोई राजनीतिक दबाव के चलते या किसी की इच्छा की पूर्ति करते हुए ये किए हैं, और फिर अगर ये उन दस्तावेजों को नहीं रखते तो इनसे ज़्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं है कि फिर तो ये सजा पाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने उन सब चीज़ों को रख रखा है कि उस फाइल में सबसे पहले कौन बैठा, किसने अनुमति दी, किसने क्या किया है, तो मैं समझता हूँ जो चाहे कहीं भी चले गए हों, जैसे योगी जी कहते हैं ना कि जमीन में से निकाल दूंगा, तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर ये सुबोध अग्रवाल जी, वैसे हैं बनिए, अगर ये इंटेलिजेंट हुए तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा कष्ट नहीं पाएंगे। क्योंकि इस तरह के जब भी मामले आते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल आरोप बहुत लगते हैं। सरकारें बदलने के बाद इस तरह के मामलों में ज़्यादा कार्रवाई होती है, कई बार सिर्फ वो हवाई फायर बन के रह जाते हैं। अभी बड़े बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी की बात चल रही है, तो मुझे लग रहा है बड़े मगरमच्छों में अग्रवाल साहब भी आ गए या अभी और बड़े। देखिए नीरज जी, मैं तो ये सुन के कान पक गए। रीट की परीक्षा से लेके अब तक मैं सारी डिबेट्स देख रहा हूँ। अगर मान लीजिए जे मिशन में महेश जोशी का नाम है तो ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद ये आईएएस हैं, ये भी रिटायर हो गए इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप देखिए आरपीएससी के अंदर देखिए बाबूलाल कटारा है और रामूराम राय का है, वहाँ के चेयरमैन गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक, रीट के मामले में नहीं हुए। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो सरकार चलाते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सरकार चलाने की, कि भाई अगर जल जीवन मिशन के अंदर ये घोटाला हुआ है तो जल जीवन मिशन का मंत्री तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उस मंत्री का भी तो सुपरविजन कोई करता होगा। क्या मंत्री इतना स्वतंत्र है
कि वो अब इतने 900 करोड़ रुपए का घोटाला कर देगा। इसी प्रकार से आरपीएससी के अंदर इतने घपले हो गए, इतनी परीक्षाओं के पेपर आउट हो गए, क्या उससे संबंधित जो मंत्री हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कारण ये है, तो ये राजनीतिक पार्टियों की नूरा कुश्ती है, बिल्कुल जो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं। बिल्कुल है। आपको मैं ये बताऊं कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो गहलोत साहब की सरकार आई तो उन्होंने कहा हम जांचें कराएंगे, हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। अब इनकी आई है। अब बताइए, अगर अशोक गहलोत का जो गनमैन है जी, उसने पेपर कहीं से ला करके अपने बच्चे के लिए दे दिया, तो इन्होंने उसको राजनीतिक उद्देश्य बनाते हुए उन्होंने अशोक गहलोत पर आक्षेप कर दिया कि साहब ये बड़े बड़े मगरमच्छ से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, वो तो सीख बात है, वो तो बना ही नहीं, वो तो फिजिकल फिटनेस में नहीं आया। मैं ये कहता हूं, इस प्रकार के आक्षेप लगाने से पहले इन राजनेताओं को सोचना चाहिए कि हम किस पे कैसे आक्षेप लगा रहे हैं। चाहे ये हो, चाहे अशोक गहलोत के समय के मंत्री हों, इनको एक दूसरे पे आक्षेप इस तरह से लगाना बंद कर देना चाहिए। कारण ये है कि ये निजी द्वेषता में, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आजकल क्या हो रहा है, पहले हर नेता जो है एक दूसरे से मिला करते थे, संसद में, विधानसभा में किस तरह की बात करते थे, बाहर आकर मिला करते थे। लेकिन अब स्थितियां ये हो गई हैं कि ये उसको कार्य रूप में परिणित करने लग गए, जेल जैसी सजा में प्रावधान देने लग गए, मुकदमे दर्ज कराने लग गए और इंसल्ट करने लग गए एक दूसरे की। तो ये चीज़ राजनीति के अंदर बहुत बुरी है और ये चीज़ आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसको यहीं रोकना चाहिए। ठीक है, जिसने अपराध किया है उसको सजा। बताइए, बाबूलाल कटारा जेल में चले गए, तो यहाँ के मंत्री को उससे जेल मिलने की क्या आवश्यकता? जी, सही बात। मतलब ये जो चीजें बताती हैं, ये चीजें राजनीति का खेल है। आज एक और बड़ा फैसला हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस वर्मा थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। अब पुलिस जो है, जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, उनमें स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि इनको प्रिविलेज है और जो प्रिविलेज इनको मिला हुआ है उस प्रिविलेज के अनुसार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं दे देगा। क्योंकि इसके अंदर जो जांच की कार्रवाई है वो भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, एफआईआर जो दर्ज होगी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होगी। तो आगे जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होगी। अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ अगर रिटायरमेंट होने के बाद में कोई मुकदमा दर्ज होता है या कोई एक्टिविटी ऐसी होती है तो उसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो एक नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो होते हैं। लेकिन ये मामला अलग है, क्योंकि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। तो जो एफआईआर दर्ज की है, जहाँ भी एफआईआर दर्ज हुई है, इनको गिरफ्तार करने से पहले, इवन अनुसंधान करने से पहले भी उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये थे योगेंद्र जोशी जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। इन्होंने बताया कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आजकल जिस प्रतिद्वंदिता के चलते मुकदमे दर्ज होते हैं और सीआईडीसी भी उनका अनुसंधान करती है, और अनुसंधान में यदि कोई आरोप सिद्ध हो जाए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सुबोध अग्रवाल के मामले में इन्होंने बताया कई बातें राजनीतिक से प्रेरित भी होती है और कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी एक प्रिविलेज उनको मिला हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें इजाज़त नहीं देगा तब तक पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती, उनसे पूछताछ नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं कानून पर भी जो बाउंडेशन है, जो हस्तक्षेप है राजनेताओं का, वो साफ तौर पर भले ही दिखे नहीं लेकिन वो नज़र आता है, वो छुपा हुआ है। और कहीं ना कहीं जब बताया कि पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग नियुक्तियां ही जब सरकार के द्वारा तय होती है, ट्रांसफ़र, तबादले, सब कुछ, तो फिर वो स्वतंत्र रूप से काम करने की उनसे उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। तो ये योगेंद्र जोशी जी थे, हमारे साथ शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।